मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि अपनी इस सीरीज में हम यूपीएससी के डेली कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं और वो ट्रिक्स, एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह, राइट, आपका लॉजिकल गेसिंग, ये सारी ट्रिक्स को अप्लाई करके हम सीखते हैं कि कैसे यूपीएससी के लॉजिक वाले क्वेश्चंस को क्रैक किया जाए। और दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर 40 to 50 मार्क्स more than your average score. Using these techniques and this type of research, I was able to score around 125 plus marks. अब मैं ये बता बता के थक चुका हूँ, चिढ़ आ चुकी है मुझे, राइट। होपफुली मुझे अगले लेक्चर में ये बताने की जरूरत ना पड़े। सीधा आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है आपका वेजिटेशन से रिलेटेड। ये 2021 के प्री हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी जियोग्राफी का पार्ट आज हम उस प्री का बिल्कुल फिनिश करके जाएंगे, राइट। तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, पहला इसमें बोला हुआ है कि जो सवाना वेजिटेशन है, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो आपको अफ्रीका टाइप में मिलेगी, राइट, अफ्रीका में मिलेंगे, बड़े बड़े घास वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इन ग्रासलैंड्स में जो है बहुत छोटे छोटे ट्रीज होते हैं और स्कैटर्ड पाए जाते हैं वो, राइट। लेकिन जो एक्सटेंसिव एरिया ऑफ ट्रीज है वो नहीं पाए जाते। ये आपसे कारण पूछ रहा है कि द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर फैक्टर्स, कि भैया इन एरियाज में जो फॉरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। सवाना ग्रासलैंड में बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सवाना ग्रासलैंड में फॉरेस्ट आपके डेवलप नहीं हो पाते हैं, और ना होने के कुछ एक कारण है। ये बता रहा है कि कुछ एक इसके फैक्टर है। अब आपने बताना है कि इनमें से वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से सवाना ग्रासलैंड में आपके जो है बड़े पेड़ या आप कहें कि घने जंगल नहीं डेवलप हो पाते हैं। कारण यहाँ पे आपको बताया हुआ है। मेरी इसमें सीधी नजर फायर पे पड़ी थी, राइट, फायर पे पड़ी थी, पहली नजर मेरी इसमें पड़ी थी और मैंने ये मान लिया कि हाँ, फायर जो है ये एक कारण है और ये एब्सोल्युटली एक कारण है। क्योंकि whenever you study the forest ecology part in environment and ecology, आपने सिंपल ये बात कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी कि जो ग्रासलैंड है वहां पे फायर का योगदान क्या होता है। देखो, फायर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है ग्रासलैंड्स में कि जब भी बड़े पेड़ उगने की कोशिश करेंगे ग्रासलैंड्स में तो फायर आएगी और उनको जब वो एकदम उगने की कोशिश कर ही रहे होंगे उसी टाइम इन्हें मार देगी, एकदम जला देगी। और घास तो क्योंकि वो उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के नीचे रहती है, ज़ॉम्बी स्टेट में पड़ी रहती है, तो जब वो एक बार जल भी जाएगी फिर वो एकदम से फिर से उग जाएगी, राइट। पानी मिलने के बाद घास तो उग जाएगी, लेकिन ये पौधा तो उसने तबाह कर दिया। इट मीन्स ग्रासलैंड्स को सस्टेन करने में फायर का बड़ा योगदान है। ग्रासलैंड को सस्टेन करने में और ग्रासलैंड को जंगल होने से बचाने में फायर का बड़ा योगदान है। तो ये तो एक स्टेटमेंट एकदम सही थी। मैंने ये मान लिया कि जो सेकंड इसमें आपकी स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होना ही होना है। इट मीन्स जहां जहां दो है सिर्फ वही स्टेटमेंट सही है, तो सीधा ये बाकी दो चीजें तो पढ़नी ही नहीं थी, राइट। ऐसे आपका एलिमिनेशन वर्क करता है। अब या तो सी सही हो सकता है या ए सही हो सकता है। अब देखो ऑप्शन वन में ये बोल रहा है आपको कि इसका एक कारण बरोविंग एनिमल्स का होना। बरोविंग एनिमल मतलब जो कुरीदने वाले एनिमल होते हैं, जो नीचे कुछ मतलब जमीन वगैरह खोदते हैं, जैसे सुअर हो गया आपका। तो कुछ सोचो, फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्या इसका कारण बरोविंग एनिमल हो सकता है? मतलब कोई बोल सकता है कि किसी एरिया में सुअर ज्यादा है और फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहे? नहीं भैया, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि जहां जहां सुअर है, बर्विंग एनिमल्स है जो नीचे आपके जो है छेदने का काम करेंगे जमीन को, वहां वहां फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे। ये तो एकदम झूठ सी बात लग रही है, राइट। खैर, अगर आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन है तो सीधा आप ऑप्शन 3 में आइए। ऑप्शन 3 में आइए कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स का एक इंपॉर्टेंट योगदान ये रहता है, फॉर एग्जांपल आपने गाय छोड़ दी ग्रासलैंड में, वहां पे एक छोटा सा बेचारा पौधा उगने की कोशिश कर रहा था और ग्रेजिंग हर्बीवोर उस गाय ने क्या किया, वो पौधा ही खा लिया, राइट, पौधा ही खा लिया। अब पौधा जब खाया, अब फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाएगा, ग्रीन कवर तो उसने खा लिया एकदम से छोटे रूप में, तो वो पौधा बिल्कुल डेड ही हो गया। ग्रास थोड़ी ना डेड होगा, राइट। ग्रास तो क्योंकि जड़ें हैं उसके नीचे, राइट, वो तो एकदम उग भी आएगी बाद में फिर से एक बार जब खा भी लेंगे। इट मीन्स जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स हैं वो फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए वहां पे एक चेक का काम जरूर करते हैं। इट मीन्स जहां जहां 2 और 3 ऑप्शन है एक साथ, सिर्फ वही ऑप्शन आपकी करेक्ट है और यही आपकी करेक्ट स्टेटमेंट भी है, राइट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। आई वॉज एबल टू मार्क इट करेक्टली। लेकिन हमें यहीं पे नहीं रुकना है दोस्तों। जब हम ग्रासलैंड पढ़ ही रहे हैं, देखो ग्लोबल ग्रासलैंड्स क्या क्या होते हैं, राइट, कौन कौन से ग्रासलैंड्स इंपॉर्टेंट है। मैंने साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स पढ़ाए हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स पढ़ाए हुए हैं, हर एरिया के ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं। उसका अलग से एक लेक्चर बना हुआ है, राइट, अलग से लेक्चर बना हुआ है दुनिया के जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है। लेकिन हम इंडिया में जो ग्रासलैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है इनको जरा थोड़ा रिवाइज करते हैं, राइट,
थोड़ी इससे रिलेटेड एसोसिएटेड और इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। देखो पहला आपको ग्रासलैंड बताना है, ये जो उत्तराखंड में आपको मिलेगा ना बुग्याल नाम का ग्रासलैंड, बुग्याल नाम का ग्रासलैंड, ये इंपॉर्टेंट एक ग्रासलैंड है। आप मुझे बताएंगे कि जो वन गुज्जर नाम की ट्राइब है, ये इनका बुग्याल ग्रासलैंड से क्या संबंध है, ये एक बार सर्च जरूर कर लेना, यहाँ पे अच्छे से ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड का ग्रासलैंड हो गया। फिर आपको बन्नी नाम का ये ग्रासलैंड मिलेगा गुजरात के वेस्ट में, राइट, थोड़ा ये राजस्थान को भी यहाँ पे आपके एक्सटेंड करता है। और बन्नी का इंपॉर्टेंट योगदान ये है सर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको खराई कैमल के बारे में पढ़ा दिया हुआ है, राइट, खराई कैमल के बारे में पढ़ा दिया हुआ है। और कुछ एक वहां पे जो खराई कैमल है, राइट, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा जो है इस बन्नी ग्रासलैंड में बहुत ज्यादा फैल गई थी, इसी वजह से वो प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा न्यूज में था और अपीयर हो गया था आपके 2019 के प्री में। और उस प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा को खराई कैमल जो है खा नहीं पाती है, कैमल ऊंट वगैरह जो जानवर है वो खा नहीं पाते हैं। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना है, राइट, कि यहाँ पे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नाम की एक इन्वेजिव स्पीशीज फैल चुकी है। अगला आपको याद रखना है नीलगिरी विलगिरी के एरिया में, यहाँ केरला में आपको, केरला और कर्नाटक में फैलते हुए दिखेगा ये शोला नाम का ग्रासलैंड, शोला। और ये हाई माउंटेनियस माउंटेन ग्रासलैंड आप इसे कह सकते हैं, राइट, माउंटेनियस ग्रासलैंड है। और दुआर, यूजुअली हम दुआर को प्लेन की कैटेगरी में पढ़ते हैं, राइट, जो आपकी रिवर के द्वारा तैयार किए गए प्लेन लैंड्स हैं। तो ये दुआर जो है यहाँ ब्रह्मपुत्रा जो अपनी सिल्ट वगैरह रख छोड़ती है वेस्टर्न असम और आपके इधर नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के एरिया में, उसे हम कहते हैं दुआर। उस सिल्ट से जो प्लेन तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं दुआर। पर फिर उस सिल्ट पे घास भी उगाती है, राइट, घास भी उगाती है, बरसात से पहले घास उगाती है। तो ये भी एक ग्रासलैंड की कैटेगरी की हम इसे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ, ये भी एक अगेन क्लासिक एग्जांपल है कि यूपीएससी नाउ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बेसिक्स फंडामेंटल, कि भैया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी दुनिया में है उसको कंसीडर करो। बताओ कि यहाँ पहली स्टेटमेंट कहती है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स, कि भैया हमारी जो रिवर और लेक्स है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा स्टोर्ड है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो भैया इसमें जो है पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये हम यहाँ पे अब रिसर्च करेंगे, क्योंकि देखो ये सीडीएस और सीएपीएफ में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, जनरली भी पता होना चाहिए, इंसान है भैया आप। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए, बायोमास का आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो हमारी धरती है उसमें सबसे ज्यादा बायोमास कौन सी आपके किंगडम का आता है, एनिमल किंगडम का आता है या फिर प्लांट्स का आता है। और वो एनिमल किंगडम में भी जो इनर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बैक्टीरिया का जो बायोमास है, टोटल बायोमास, क्या वो वायरसेस से ज्यादा है, या ह्यूमंस का जो टोटल बायोमास है क्या वो बैक्टीरिया से ज्यादा है। ये सारी चीजें भी आपको बायोलॉजी के बेसिक्स कवर होने चाहिए। ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पे फंसाता है आपको और हम नॉर्मली इनको स्किप कर देते हैं। तो याद रखो इंडिया जो हमारी धरती है उसमें सबसे ज्यादा जो आपका पानी है वो ओशन में है, क्योंकि सॉल्ट वाटर जो है हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा है, 56 आपके 96% तक का जो आपका वाटर है ये सॉल्ट वाटर है, और फ्रेश वाटर बिल्कुल 3.5% तक का ही है। तो इसमें भी ओशन में सबसे ज्यादा वाटर है। फिर आते हैं आपके परमानेंट आइस एंड स्नो, और फिर आपका आता है ग्राउंड वाटर, उसके बाद चौथे नंबर पे आ रहा है आपका लेक एंड रिवर, फिर आता है एटमॉस्फेयर में आपका जो मॉइस्चर है। इट मींस जो लेक और रिवर में जो आपका पानी स्टोर्ड है वो ग्राउंड वाटर से कम है, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ही, क्योंकि ये चार्ट मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा हुआ है। अगर आपको ये पूरा रिसर्च का मटेरियल चाहिए, ये पूरी पीडीएफ हर 2-3 दिन बाद मैं अपलोड करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। चैनल कौन सा है दोस्तों? द यूपीएससी हब, आप ये सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इसकी पूरी पीडीएफ, इन तीनों लेक्चर्स की पीडीएफ, राइट। तो आप यहाँ से ये देख लेना और इसको अच्छे से याद कर लो अगले पेपर्स के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हम करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कि भैया इमली के जो बीज हैं, राइट, उनका क्या यूज था। देखो पहली स्टेटमेंट इसमें कह रही है कि मोरिंगा जो ड्रम स्टिक नाम का ट्री है ये एक लेग्यूमिनस है और एवरग्रीन ट्री है। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने कहा छोड़ो इसे अभी। अगला आता है कि टेमारिंड नाम का जो सी है इट इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। मतलब समझ रहे हो यूपीएससी आपको
कैसे आपको एकदम से हर एक क्वेश्चन में एक ट्रेंड रिपीट कर रहा है यूपीएससी। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इसी एग्जाम में 2021 के प्री में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि आपका जो ऑयल पाम है, पाम ऑयल के जो पेड़ है, ये क्या नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। यहाँ पूछ लिया कि क्या ये एंडेमिक है टेमारिंड सी साउथ एशिया के लिए। अब नेटिव होने और एंडेमिक होने में क्या डिफरेंस है ऑलरेडी मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर में, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज ऐसे कुछ फायदा नहीं है आप ऊपर ऊपर से बीच में उठ के आए और फिर आपको पता ना चले, राइट। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भैया ऐसा हो, तो इसे भी छोड़ो। नेक्स्ट आता है कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेमारिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है भैया, इमली का जो बीज है हो सकता है उसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में रखा गया हो, ये स्टेटमेंट भी सही लग रही थी। नेक्स्ट 4 आता है आपका कि इंडिया एक्सपोर्ट्स टेमारिंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, कि भैया इंडिया जो है टेमारिंड सीड को और मोरिंगा के सीड को एक्सपोर्ट करता है। सिंपल पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, भाई एक्सपोर्ट करता होगा, एक्सपोर्ट करता होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ऑप्शन 5 नहीं पढ़ा हुआ है। ऑप्शन 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। ऑप्शन 5 कहता है कि जो मोरिंगा के सीड हैं और जो टेमारिंड के सीड हैं, इसका प्रोडक्शन बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। ये बात एकदम सही है और मुझे ये कंफर्म था। 5th ऑप्शन कंफर्म था। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ रखी थी विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो अब्दुल कलाम जी की अपनी बुक थी, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो उनके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा हुई। क्या? उन्होंने इमली का बीज इकट्ठा करना, टेमारिंड का बीज इकट्ठा करना शुरू किया और उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया, मतलब आगे ठेकेदारों को बेचा, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में बेचा। मैंने उस टाइम थोड़ी रिसर्च की कि इमली के बीज का उस टाइम यूज क्या हुआ। भाई इसका इंपॉर्टेंट यूज 2 चीजों के लिए था। एक तो ये एक तरीके का साइजिंग एजेंट, राइट, साइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता था इसका, राइट। किस चीज के लिए? आपका जो भी क्लोथ्स बनते हैं, राइट, क्लोथ जूट वगैरह के साइजिंग एजेंट, मतलब पानी से बचाने के लिए आप जूट वगैरह का जूट पे इसकी कोटिंग कर देते थे, राइट, जूट के कपड़ों पे या कपास के कपड़ों पे। तो नंबर 1 तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा यूज इसका ये था कि जब ऑयल की सप्लाई, हमारे जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर्स थी, इन्होंने जब ऑयल की सप्लाई अपने यूरोप में मोड़ दी, राइट, ऑयल की सप्लाई जब इन्होंने यूरोप में मोड़ दी, कोल की सप्लाई यूरोप में मोड़ दी, क्योंकि वहां युद्ध हो रहा था, राइट, टैंक्स वगैरह को चलाने के लिए। तो इंडिया में उस वक्त जो जो आपकी मोटर व्हीकल्स वगैरह थे, जो रेल वगैरह थी, वो किस चीज से चलाई गई? वो इमली के बीज से चलाई गई, राइट। इनका यूज इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इमली का बीज से यहाँ पे गैस तक प्रोड्यूस की गई इंडिया में उस टाइम। तो ये मुझे कंफर्म था, 5 ऑप्शन कंफर्म था कि भैया अब आंसर तो इन 3 में से ही एक होना है, राइट। और ये 2 ऑप्शन भी एकदम नॉर्मल से लगते हैं। तो 3, 4, 5 जहां पे है, मैंने मान लिया कि ये ही एकदम सही स्टेटमेंट है। और ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक तरीके की है कि मोरिंगा जो है एवरग्रीन ट्री है। मैंने अगेन आपको कहा हुआ है, ऐसे जब भी फैक्चुअल आपसे क्वेश्चन पूछे तो एक ट्रिक लगाना, वो है आपकी प्रोबेबिलिटी की ट्रिक। इसमें नंबर 1 तो मोरिंगा आपसे पूछा हुआ है, फिर इसमें लेग्यूमिनस डाल दिया हुआ है, फिर इसमें एवरग्रीन ट्री डाला हुआ है। अब खुद सोचो यूपीएससी के एग्जामिनर के लिए कितना इजी होगा कि इन 3 फैक्ट में से किसी एक फैक्ट को वो मोल्ड कर दे, कहीं पे भी किसी एक फैक्ट के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी कर दे। इट मीन छेड़खानी होने की प्रोबेबिलिटी इस स्टेटमेंट में बाकी स्टेटमेंट से ज्यादा है, राइट। तो उसी प्रोबेबिलिटी के आधार पे आई एलिमिनेटेड दिस क्वेश्चन एंड इट वर्कड। ये एलिमिनेशन इस तरीके से वर्क करती है एंड माय आंसर वाज राइट आंसर। मैंने कहानी भी आपको बता दी, लेकिन हमने यहीं नहीं रुकना है दोस्तों, क्योंकि इसी बेसिस पे, जैसे ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तौर पे हमने मोरिंगा को अभी पढ़ा, यहाँ पे टेमारिंड को पढ़ा, ऐसे ही इस बार केंदू या फिर इसको तेंदू लीव भी कहते हैं, ये बहुत न्यूज में थी, राइट। न्यूज में इसलिए भी क्योंकि जो इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल था और नंबर 1 जो इनका मार्केट शेयर था वो काफी ज्यादा बढ़ गया आपके कोविड-19 के टाइम पे। दूसरा कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, कुछ एक बच्चे पकड़े गए आपके केंदू झारगढ़, मतलब जो कि उंजर का एरिया है आपके उड़ीसा में, वहां पे कुछ बच्चे पकड़े गए थे चाइल्ड लेबर करते हुए केंदू लीव्स की, उसके लिए क्या बोलते, कलेक्शन के लिए। तो हमें तेंदू लीव्स पे थोड़ी रिसर्च करनी है। इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है दोस्तों उड़ीसा का। आपने जो बीड़ियां पी होगी ना आज तक, जितनी भी बीड़ियां आपने पी या आपके दोस्तों ने पी या फिर आपके बुजुर्गों ने पी, वो बीड़ियां जिन पत्तों में लपेटी हुई थी उसे कहते हैं हम तेंदू लीव्स, राइट। और इम्पोर्टेंट बात है कि ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है, डायरिया और डायसेंट्री जैसी। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है,
आप इसको एक प्रेजर्वेटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, राइट, ताकि आप इसको जो है माइक्रोब्स से बचा सके। किसी भी खाने वगैरह को भी आप मतलब खाने को इन लीव्स में लपेट लें तो वो बच जाएगा माइक्रोब्स से, राइट। नेक्स्ट आता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, कि ये तेंदू लीव्स है वो उड़ीसा में एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड है, राइट, आपके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर। नेक्स्ट आता है कि उड़ीसा इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केंदू लीव, कि भैया ऑलरेडी इसे जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा कहा जा रहा है, लेकिन उड़ीसा लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। बस इतना हमने इसके बारे में याद रखना है। पूछा जा सकता है भाई, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ये बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन इसलिए भी मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखो पिछले साल प्री में यूपीएससी ने पूछ लिया 2021 में, राइट, WHO की जो एयर क्वालिटी, राइट, मेंस में पूछा था ये कि WHO की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हैं उनमें चेंज आया था, बताओ क्या क्या चेंज था। तो WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पे उन्होंने मेंस पे पूछ लिया सवाल, और इस साल वो 2022 के प्री में वो प्री में अपीयर हो गया, वही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन अगेन। ये पिछले साल इन्होंने प्री में पूछा ब्लैक कॉटन सॉइल पे, इस बार मेंस को देखना 2022 का जो मेंस है उसमें देखना कि जो आपका डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन प्लेट्यू है, उस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताओ किसके फीचर क्या है। तो किसी ने इस पे थोड़ी रिसर्च पिछले साल की होती तो इस साल उसका मेंस का क्वेश्चन अच्छा बन जाता। इसीलिए इंटीग्रेटेड स्टडी इज इंपॉर्टेंट। भैया जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इंडिया में, ये जो है आपके डेक्कन ट्रैप्स में पाई जाती है मेनली, और ये किस चीज की वेदरिंग से प्रिपेयर हुई है ब्लैक कॉटन सॉइल, याद रखो एक टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट नाम की टर्म याद रखो, टाइटेनिस फेरस मैग्नेटाइट। इसकी वजह से जो है आपकी कॉटन, जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो ब्लैक कलर की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है, राइट, एक आप कह सकते हैं कि एक ऑक्साइड पाया जाता है, राइट। तो ये एक तरीके से आपका जो फिजर वॉल्केनिक रॉक्स होती है, फिजर वॉल्केनिक रॉक्स का मतलब है कि भैया टूटने वाली वॉल्केनिक रॉक्स। आपको पता है कि जो आपका डेक्कन ट्रैप है, मान लो ये आपका इंडिया हो गया, राइट, ये मैंने इंडिया, मान लो ये इंडिया बना दिया, इंडिया नहीं है ये, मेरा मैपिंग का जो है बहुत खराब है, तो मान लो ये मैंने इंडिया बना दिया इधर, राइट, ये इंडिया बन गया, ये जो है ये आपका इंडिया बन गया, मान लो ये इंडिया है। तो इधर इधर आपको मिलती है ब्लैक सॉइल, ये वाला एरिया। तो ये ब्लैक सॉइल यहाँ क्यों बनी? जब इंडिया शिफ्ट हो रहा था, आपने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी कि भैया इंडिया जो है साउथ से नॉर्थ की ओर आया है और फिर हिमालय की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, क्योंकि इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर आ रही थी, गोंडवाना और वो अंकारा लैंड वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो जब इंडिया इधर पहुंचा था रियूनियन आइलैंड के पास, राइट, ये अफ्रीका है आपका, तो जब इंडिया अफ्रीका के आसपास यहाँ रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास पहुंचा था तो यहाँ विस्फोट हो गया, यहाँ विस्फोट हो गया ज्वालामुखी का, और ज्वालामुखी मतलब इस इंडिया के इस पार्ट में वो ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी से जिस तरीके का जो लावा निकला वो था आपका बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक मतलब उसमें आपका जो सिलिका कंटेंट है वो बहुत कम था, वो एसिडिक नहीं था, वो बेसिक लावा था। और बेसिक लावा आपको पता है कि ये फैल बहुत इजीली जाता है, फैल इजीली जाएगा तो ये ठंडा भी बहुत इजीली हो जाएगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा भैया, जब बेसिक लावा ठंडा हो जाएगा, इजीली ठंडा होगा, तो इट मीन्स ये जो है उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, राइट। तो ये फिजर नेचर का होगा कि भैया थोड़ा सा मारो तो टूट जाए। तो फिजर वॉल्केनिक रॉक से टूट के आपका जो है ब्लैक कॉटन सॉइल बना हुआ है। ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगी? मैंने ऑलरेडी बता दिया, यूपीएससी हब नाम का टेलीग्राम चैनल सर्च करो, उधर आपको मिल जाएगी, राइट। तो ज्योग्राफी का पोर्शन हमने कवर कर दिया। कल से बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक को हम ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छी रिसर्च उसमें करेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक का हमेशा पीवाईक्यू सबसे ज्यादा रेपिटेशन के चांस रहते हैं। तो साइंस एंड टेक पे स्पेशल फोकस रखिए, राइट, एनवायरनमेंट पे भी रखिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। यार कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में बता दिया करो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, राइट। अच्छी फीडबैक, बुरी फीडबैक जो भी देना हो कमेंट में दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।